लास्ट और केमिस्ट्री के पेपर में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स को आज देखने वाले देख सकते हो 2025 का सेट 1 का अनसॉल्व पेपर है। इस पेपर पे जितने भी न्यूमेरिकल पूछे गए हैं पिछले वर्ष में उन सभी क्वेश्चंस को आज के इस वीडियो पे देखने वाले। ठीक है, देख लो आप लोग जब क्वेश्चन लगाओगे आपको खुद पता चल जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। और जितने क्वेश्चन आज के देखो 2025 का सेट 1 है, ठीक है, सेट 1 के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है, जितने न्यूमेरिकल्स इस सेट पे सारे क्वेश्चंस को हमें करना है मस्त तरीके से। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखना, मस्त तरीके से एक क्वेश्चन को हल करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये इस टाइप के क्वेश्चन ही पेपर में आते हैं, तो इसलिए कह रहे हैं मस्त तरीके से पूरा वीडियो देखना, एक एक क्वेश्चन आसानी से हल करेंगे और मस्त तरीके से बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी करेंगे। ठीक है, इसी टाइप से आपको जितने इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चंस की सीरीज है, आपको अनसॉल्व्ड वाले जितने क्वेश्चन है इसी टाइप से डेली वीडियोज आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, आज पहला वीडियो है जिसमें केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो 2025 के सेट 1 पे पूछे गए अभी उनको देख रहे हैं, फिर धीरे धीरे सेट बाय सेट हम लोग मस्त तरीके से क्वेश्चन को देख लेंगे। ठीक है, तो चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं और इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा आपसे कह रहे हैं पेपर में पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, देख सकते हो 2025 का सेट 1 का पहला क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग खुद लगाओ और बताना कैसा क्वेश्चन। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो और चैनल को भी जो लोग नए हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब मस्त तरीके से तैयारी चलेगी। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है 298 केल्विन पर क्लोरोफॉर्म जिसका सूत्र दिया गया है CH3 एवं डाइक्लोरोमेथेन जिसका सूत्र दिया गया है CH2Cl2 के वाष्प दाब क्रमशः आपको दिए गए 200 mmHg व 4.5 mmHg है। अब कह रहा है 51 ग्राम क्लोरोफॉर्म और 20 ग्राम CH2Cl2 को आप क्या कीजिए मिलाकर बने विलयन के वाष्प दाब की गणना 298 केल्विन पर कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन 2025 में पूछा गया। ठीक है, तो मस्त तरीके से देखते हैं। देखो क्या क्या कह रहा है, 298 केल्विन का तापमान है, क्लोरोफॉर्म और डाइक्लोरोमेथेन दो चीजें हैं आपके पास, दोनों के आपको वाष्प दाब दिए गए हैं, इसके बाद दोनों का भार भी दिए गए 51 ग्राम और 20 ग्राम। फिर कह रहा है विलयन के वाष्प दाब की गणना कीजिए, मतलब हमें पूरे विलयन के वाष्प दाब की गणना करनी है। तो चलो मस्त तरीके से इस क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले हमारे पास दो चीजें हैं, क्लोरोफॉर्म और CH2Cl2। तो हमें क्लोरोफॉर्म का वाष्प दाब दिया गया, देखो वाष्प दाब को P0 से प्रदर्शित करते हैं, तो क्लोरोफॉर्म वाले को हम P0 CH3 लिखे दे रहे हैं। ठीक है, ये क्लोरोफॉर्म का वाष्प दाब हो जाएगा, कितना है 200 mmHg है ना, 200 mmHg दिया है। और क्या दिया है हमें CH2Cl2 डाइक्लोरोमेथेन का दिया है, P0 CH2Cl2 का कितना दिया है, ये दिया है 4.5 mmHg, ये हमें दिया है। ठीक है, दोनों के अलग अलग दिए हैं। फिर इसके बाद दोनों के भार भी दिए, 51 ग्राम हमारे पास है क्लोरोफॉर्म, 51 ग्राम है क्लोरोफॉर्म और 20 ग्राम है CH2Cl2 डाइक्लोरोमेथेन, है ना, ये चीज हमारे पास है। और हमसे कह रहा है क्या, हमसे ये कह रहा है कि विलयन का वाष्प दाब निकालो। विलयन का मतलब हमसे कह रहा है यहां से विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब निकालो। तो विलयन का वाष्प दाब को मान लेते TS, S का मतलब सॉल्यूशन मतलब विलयन, तो P0 S का मान हमें निकालना है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो कैसे हल होगा, हमें दोनों के वाष्प दाब अलग अलग दिए, दोनों के भार अलग अलग दिए। ठीक है, आप देखो सबसे पहले अगर बात करें आपसे यहाँ पे पूछे कौन विलेय कौन विलायक, क्लोरोफॉर्म विलेय है कि CH2Cl2, तो आप तुरंत कहोगे भैया जो ज्यादा वो विलायक जो कम वो विलेय। तो यहाँ पे ज्यादा 51 ग्राम है तो ये आपका क्या हो जाएगा विलायक हो जाएगा, और जो कम है ये क्या हो जाएगा, ये आपका विलेय हो जाएगा। ठीक है, तो विलय विलायक हम लोग पहचान गए। अब अगर आपको विलयन का कुल वाष्प दाब निकालना है ना, तो कुल वाष्प दाब का सूत्र होता है P0 PS0 आप कह सकते हो, P0S बोल सकते हो। विलयन के कुल वाष्प दाब बराबर सूत्र हो जाएगा P0A XA प्लस P0B XB, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगर A और B दो चीजें हैं आपके पास तो उसका वाष्प दाब गुणे उसका मोलंस प्लस दूसरे वाले का वाष्प दाब गुणे दूसरे वाले का मोलंस, ये होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारे पास क्लोरोफॉर्म और CH2Cl2 है तो A और B की जगह इनको रख दो, तो P0 CHCl3 और X CHCl3 प्लस P0 CH2Cl2 प्लस X CH2Cl2। तो अगर मतलब आपको विलयन का कुल वाष्प दाब चाहिए तो आपको ये फॉर्मूला यहाँ पे लगाना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले P0 CHCl3 हमें पता ही है, P0 CH2Cl2 भी पता, हमें X CHCl3 और X CH2Cl2 निकालना है। X का मतलब है मोलंस, मोलंस दोनों का निकालना है। ठीक है, तो अब हमें पता है मोलंस तो हम लोग निकाल लेते हैं, तो चलो निकालते हैं। मोलंस निकालने के लिए दोनों के अणुभार की हमें जरूरत पड़ेगी, तो चलो मस्त तरीके से सबसे पहले दोनों के हम लोग अणुभार निकाल लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले निकालते हैं CHCl3 का अणुभार। ठीक है, मस्त तरीके से निकालेंगे
CH Cl3 का अणुभार। अणुभार कैसे निकाला जाता है आपको पता है, कार्बन का जैसे कितना होता है 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 प्लस क्लोरीन का 35.5 होता है, 3 क्लोरीन है तो 35.5 गुणे 3। इसे हल कर लेना, आपको बता रहे हैं यहाँ से 119.5 आएगा। ठीक है, यहाँ से 119.5 आपके पास आ जाएगा, इसको हल कर लेना। ठीक है, फिर इसके बाद क्लोरोफॉर्म का निकल गया, आप CH2Cl2 का निकाल लेते हैं। CH2Cl2 का अणुभार, ठीक है, CH2Cl2 का अणुभार भी आसानी से निकल जाएगा। कार्बन का हमें पता है 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 गुणे 2 प्लस क्लोरीन का कितना होता है 35.5 और कैट हुए 2 तो 35.5 गुणे 2। इसे हल कर लेना, इसका बता दे रहे कितना आएगा, इसका शायद 85 आया था। ठीक है, हाँ इसका 85 अणुभार आएगा, ये आ गया। ठीक है, तो इस टाइप से इसका अणुभार कितना आ गया 85। तो दोनों के अणुभार सबसे पहले निकाल लिए। अब इसके बाद क्या करना है, आप मोल अंश निकालने के लिए दोनों के मोलों की संख्या भी अलग अलग निकाल लो। तो मोलों की संख्या को n से प्रदर्शित करते हैं। मोलों की संख्या बराबर सूत्र क्या होता है, भार बटे अणुभार। तो यहाँ पे अगर हमें NCHCl3 मतलब क्लोरोफॉर्म का भार, वो क्लोरोफॉर्म के मोलों की संख्या निकालनी है तो क्लोरोफॉर्म का भार बटे क्लोरोफॉर्म का अणुभार। तो क्लोरोफॉर्म का भार 51 ग्राम है और क्लोरोफॉर्म का अणुभार 119.5 है, तो 51 बटे 119.5। इसे आप लोग आगे हल कर लोगे तो इसका वैल्यू देखो, इसको हमने पहले ही सॉल्व कर रखा है इसलिए आपको वैल्यू डायरेक्ट बता रहा है, आप लोग इसका दशमलव हटा के भाग दे के निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.42। ठीक है, इसका मान निकालोगे तो 0.42 आपके पास आ जाएगा। ये क्या निकला, क्लोरोफॉर्म के मोलों की संख्या बराबर क्लोरोफॉर्म का भार बटे क्लोरोफॉर्म का अणुभार से मोलों की संख्या निकल गई। अब इसके बाद हमें निकालना है NCH2Cl2 मतलब हमें डाइक्लोरोमेथेन का मोलों की संख्या निकालनी है। तो डाइक्लोरोमेथेन के मोलों की संख्या के लिए डाइक्लोरोमेथेन का भार कहाँ गया, ये 20 ग्राम बटे अणुभार 85, तो 20 बटा 85। अब इसको निकाल लेते हैं, तो यहाँ से 5 से काटोगे 5 को 20 है ना, और 17 पछे 85, 4 बटे 17 आएगा, भाग दे देते हैं 0 पॉइंट है ना। अब कितने बार जाएगा, 17 दूना 34 और 6 बचा 17 थी 51, 0.23। ठीक है, दोनों के मोल निकला है, इसका 0.23 इसका 0.42। ठीक है, मोलों की संख्या निकलेगी। अब आसानी से मोलंस निकाल लो। तो मोलंस कैसे निकलेगा, देखो अगर हमें XCHCl3 मतलब क्लोरोफॉर्म का मोलंस चाहिए तो उसके लिए ऊपर हमें रखनी पड़ेगी क्लोरोफॉर्म के मोलों की संख्या और बटे में क्या रखनी पड़ेगी, विलयन में कौन कौन है, क्लोरोफॉर्म और ये दोनों, तो दोनों के मोलों की संख्या को जोड़ दो, NCHCl3 प्लस NCH2Cl2 मतलब जिसकी निकालनी होती है उसको ऊपर रखो, बटे में विलयन के कुल मोल, तो विलयन के दोनों जोड़ दिए। अब हल कर लो इसको, तो हल कर लेते हैं यहाँ से, चलो आगे हल कर लेते हैं। ठीक है, देखो CHCl3 के कितने हैं 0.42 बटे में CHCl3 के रखने यहाँ पे। ठीक है, बटे में CHCl3 के रखने कितने 0.42 प्लस CH2Cl2 के कितने 0.23। इसे हल कर लो तो यहाँ से आ जाएगा कितना 0.42 बटे 3 2 5 4 2 6 0.65 है ना। अब इसको देखो भाग देना पड़ेगा आपको भैया, जब भाग दोगे ना तो आपके पास 0.645 आएगा। आप लोग भाग दे के चेक कर लेना, 0.645 ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0.645। तो क्लोरोफॉर्म के निकल गए। अब दूसरा किसका निकालना है, अब हमें निकालना है इसका CH2Cl2 वाले का। तो देखो अगर आपको विलियन में एक का मोलंस पता है, क्या कह रहे हैं, अगर विलियन में एक का मोलंस पता हो दूसरे का निकालना है तो उसको एक से घटा दो, एक से घटा दो, या यही वाला सूत्र लगा के फिर से इसका अलग निकाल लो, या आप अगर आसानी करना चाहते हो तो एक से घटा दो। अगर एक का मोलंस निकाल लिया दूसरे का निकालना है तो उसको एक से घटा दो, तो एक से इस वाले घटा दो 0.645 को। तो जब आप घटाओगे तो वैल्यू आपकी जानते हो कितनी आएगी, घटा के देख लो 1.00 0.645, 10 से 5 गया 5, 9 से 4 गया 5, 9 से 3 0.355। ठीक है, 0.355 ये आ गया इसका मोलंस, ये आ गया इसका मोलंस। अब तो एकदम आसान, अब तो कुछ नहीं बचा, अब तो भैया तुरंत आप लोग विलयन का कुल वाष्प दाब निकाल लो। ठीक है, तो चलो विलयन का कुल वाष्प दाब यहां से निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखो यहीं पे निकालते नीचे P0 S बराबर, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 200 गुणे XCHCl3 कितना है 0.645 प्लस P0 CH2Cl2 कितना है 0.355 इंटू XCH2Cl2 कितना है भैया, ये रहा, X कहाँ चला गया, ये हमारे पास X2 तो पहले रख दिया। आप P0 की वैल्यू अब रखो, ठीक है 4.5। अब इसे हल कर लेना, आंसर हम डायरेक्ट आपको बता रहे हैं, इसके हल करने के बाद आपका आंसर कितना आएगा। ठीक पास 130.6
130.6 mmHg, ये आपके पास आंसर आ जाएगा विलियन के कुल वाष्प दाब का। ठीक है, ये आपके पास कुल वाष्प दाब का आंसर आ जाएगा। ठीक है, देख सकते हो किस टाइप का क्वेश्चन था, इसी टाइप के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। देख सकते हो आसानी से क्लोरोफॉर्म का वाष्प दाब था, डाइक्लोरोमीथेन का था, हमें दोनों के भार पता थे, अणुभार पहले निकाला, फिर मोलों की संख्या, फिर मोल अंश, है ना, फिर हमने इस वाले फॉर्मूले पे रखा, आसानी से हमारा आंसर हमारे पास आ गया। ठीक है, तो देखो इस सेट पे जितने क्वेश्चन है सभी बेहतरीन, 2025 के सेट 1 पे जितने क्वेश्चन थे सभी बेहतरीन क्वेश्चन। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हल हो चुका है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, तो इसे आप लोग नोट कर सकते हो और जितने क्वेश्चन लगवा रहे हैं आपसे करें लगाते रहना, मस्त तरीके से प्रैक्टिस करते रहना, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन में वो पेपर में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो जल्दी से इसे नोट कर लो, प्रैक्टिस कर लेना इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आप देखो अगला क्वेश्चन जो इस सेट पे था वो भी इंपॉर्टेंट है और आसान सा क्वेश्चन है। कह रहा 5 ग्राम एथेनोइक अम्ल, सूत्र है CH3COOH, इसे एसिटिक अम्ल भी बोलते हैं। कह रहा है 150 ग्राम बेंजीन में विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। ठीक है, 5 ग्राम एथेनोइक अम्ल के 150 ग्राम बेंजीन में विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसे तो आसानी से आप लोग हल कर लोगे। ठीक है, क्या क्या दिया है, 5 ग्राम एथेनोइक अम्ल, मतलब हमें CH3COOH का क्या दिया है, भार, ये आपका विलेय की तरह कार्य कर जाएगा, है ना। भार कितना दिया है, 5 ग्राम, 5 ग्राम हमें ये दिया। इसके बाद बेंजीन कितनी दी है हमें, बेंजीन का सूत्र भी याद रखो, बेंजीन का सूत्र होता है C6H6, इसे बोलते हैं बेंजीन। बेंजीन कितने दी है, बेंजीन दी है 150 ग्राम। आप तुरंत देखते ही पहचान जाओगे कि कौन इसमें विलेय कौन विलायक, जो कम है वो विलेय, जो ज्यादा वो विलायक। तो ये आपका क्या है, ये आपका विलेय है ना, ये विलेय हो गया। अब कह रहा है मोललता निकालो, तो मोललता को m से प्रदर्शित करते तो m का मान हमें निकालना है। किसका निकालना है, मोललता m का मान हमें निकालना है। ठीक है, मोललता m का, मोललता m का सूत्र पता है हमें, क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार ऊपर 1000 गुणा, है ना। तो मस्त तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन सबसे पहले अणुभार निकाल लो, क्योंकि अणुभार की जरूरत पड़ेगी मोलों की संख्या के लिए। तो CH3COOH का अणुभार, अणुभार कैसे निकलेगा, कार्बन का हमें पता है। ठीक है, या इसका अणुभार निकालने के लिए पहले इसको एक साथ रख लो। देखो कैठो कार्बन 2 तो C2, हाइड्रोजन कैठो है 4, ऑक्सीजन 2 तो C2H4O2, है ना। अब हल कर लो, कार्बन का 12 तो 12 गुणे 2 प्लस हाइड्रोजन का 1 गुणे 4 प्लस ऑक्सीजन का 16 गुणे 2 तो 12 दूना 24 प्लस 4 प्लस 16 दूना 32, 32 4 36 40 20 60। ठीक है, तो अणुभार इसका कितना आ गया, 60 आ गया। ठीक है, अणुभार निकल गया। मोललता आसानी से निकाल लेंगे, मोललता बराबर भैया, मोललता बराबर सूत्र क्या होता है, मोललता m बराबर विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार इंटू विलायक का भार ऊपर 1000 का गुणा। ठीक है, हिंदी पे जिसको याद हो वो लिख सकता है विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या को यही तो लिखोगे, भार बटे अणुभार गुणे विलायक का भार ऊपर 1000। ये W विलायक का भार है, ये विलेय का अणुभार, ये विलेय के मोलों की संख्या, ओ विलेय का भार है, ये भार ये अणुभार, है ना। अणुभार को MA से दर्शा लो और इसको WA से दर्शा लो, इसलिए क्योंकि ये M है ना, तो M और MA अलग लगेगा, ये अणुभार वाला है, ये मोललता वाला। तो अब आसानी से निकाल लेते हैं मोललता M की वैल्यू। तो विलेय का भार कितना है, ये रहा हमारे पास 5 ग्राम, अणुभार हमने 60 निकाला, तो W की जगह 5, इसकी जगह 60 और ये वाले W का मान 150 है। तो 5/60 गुणा 150 और ऊपर 1000 का गुणा। हल कर लो जल्दी से इसे, ये 0 से 0 गया, ये 0 से ये 0 गया। अब 5 दिया 15, 5 दूना 10 और है ना, और कुछ घटेगा, 2 से काटो, 2 तिया 6, तो 5/3 गुणे 3 9, 5/9 भाग दे दोगे 0.455, ये आ जाएगी मोललता की वैल्यू। मोललता का मात्रक सबको पता है, मोल प्रति किलोग्राम, है ना, क्योंकि विलेय का भार वो विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार, तो विलेय के मोलों की संख्या का मात्रक मोल और बटे भार का मात्रक किलोग्राम, तो मोल प्रति किलोग्राम, यही आपके पास क्या है, आपका आंसर। ठीक है, तो सिंपल तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी हल है, इसमें कुछ नहीं था, आसानी से केवल मोललता पूछ रहा था, फॉर्मूला रखा, हमारे पास हमारी मोललता निकल आई। ठीक है, तो जल्दी से आसानी से इसे भी नोट कर लो। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। आप देखो अगला क्वेश्चन भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन है कि 2A जिससे बनता उत्पाद, है ना, अभिक्रिया में A की सांद्रता 10 मिनट में 0.5 मोल लीटर इनवर्स से घटकर 0.4 मोल लीटर इनवर्स रह जाती है। इस समय अंतराल के लिए अभिक्रिया के वेग की गणना कीजिए। वेग स्थिरांक नहीं पूछा, अभिक्रिया का वेग पूछा है, शब्द में ध्यान देना। वेग स्थिरांक K होता है
और इसमें तुमसे पूछा अभिक्रिया का वेग, वेग स्थिरांक नहीं, ठीक है। तो कह क्या रहा है 2a से बन रहा है उत्पाद, और कह रहा है a की सांद्रता 10 मिनट में 0.5 मोल लीटर इनवर्स से 0.4 मोल लीटर इनवर्स रह जाती है, और कह रहा है इस समय अंतराल के लिए अभिक्रिया के वेग की गणना कीजिए, ठीक है। तो चलो देखते हैं, सिंपल हमारे पास है क्या चीज भैया, 2a है जिससे बनता क्या है उत्पाद, क्या बनता है उत्पाद, 2a यहाँ पे क्या है, 2a का मतलब अभिकारक, इधर अभिकारक होता है इधर उत्पाद, तो अभिकारक हमारे पास क्या है 2a। अगर यहाँ अभिक्रिया का वेग का आप सूत्र लिखोगे तो अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग बराबर सूत्र जानते हो क्या होता है, अभिक्रिया का वेग, देखो अभिक्रिया का वेग का फॉर्मूला होता है अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे में समय में परिवर्तन। अगर आप अभिकारक की सांद्रता में लिखोगे तो माइनस में लिखना है, अगर उत्पाद की सांद्रता में लिखोगे तो प्लस में लिखना है। तो हम यहाँ पे अभिकारक, हमें देखो ए की बात है ना, ए का मतलब अभिकारक, तो इसलिए हम अभिकारक की सांद्रता के पदों में लिखेंगे, तो अभिकारक की सांद्रता क्या ए है, तो डेल्टा ए मतलब अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, डेल्टा लगा है तो क्या इसका मतलब कि सांद्रता में परिवर्तन, डेल्टा ए है ना, डेल्टा ए इस टाइप से कोष्टक लगा तो मतलब सांद्रता, डेल्टा का मतलब परिवर्तन, सांद्रता में परिवर्तन बटे में समय में परिवर्तन, डेल्टा टी है ना, डेल्टा टी का मतलब समय में परिवर्तन, और डेल्टा ए का क्या मतलब है, डेल्टा ए का क्या मतलब है, डेल्टा ए का मतलब है अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन। अब इसके बाद ये जो दो लगा है ना बाहर, इसे बोलते हैं रस समीकरण मिति गुणांक। जैसे मान लो कोई अभिक्रिया N2 + H2 जिससे बनता है NH3 है ना, अगर इस अभिक्रिया को बैलेंस करो तो यहाँ पे 2 का गुणा, यहाँ पे 3 का गुणा। आप जो जैसे हाइड्रोजन के साथ 3 का गुणा है ना, इसे रस समीकरण मिति गुणांक बोलेंगे। जैसे NH3 के साथ 2 का गुणा है ना, तो इसे रस समीकरण मिति गुणांक बोलेंगे। तो जैसे यहाँ पे 2a लगा है तो 2 क्या है, रस समीकरण मिति गुणांक। अब रस समीकरण मिति गुणांक जानते हो क्या किया जाता है, भाग किया जाता है। तो यहाँ पे हम रस समीकरण मिति का गुणांक का भाग कर देंगे, तो 1/2 का भाग हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे जो 2 लगा है तो 2 लगा है तो 2 का भाग, 3 लगा होता तो 3 का भाग। जैसे यहाँ पे H2 का अगर निकालोगे तो H2 की सांद्रता में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन, और जो 3 है इसका भाग लगाएंगे इस टाइप से, ठीक है। आप देखो यहाँ पे और एक चीज बताया, अगर अभिकारक की सांद्रता में लिख रहे हो तो माइनस चिन्ह का यूज करना है, अगर उत्पाद की सांद्रता में कर रहे हो तो प्लस चिन्ह का यूज करना है, क्योंकि अभिकारक की सांद्रता घटती जाती है और उत्पाद की बढ़ती जाती है, इसलिए अभिकारक के लिए माइनस का चिन्ह, उत्पाद के लिए प्लस का चिन्ह, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है किसी भी सवाल के लिए, ठीक है। तो जैसे अभिक्रिया का वेग हम लोग किसके सापेक्ष निकाल रहे हैं, अभिकारक की सांद्रता में, तो माइनस का चिन्ह लेना है और जो रस समीकरण मिति गुणांक उसका भाग, और ए है तो ए की सांद्रता में परिवर्तन बटा समय में परिवर्तन। आप देखो सांद्रता कौन कौन सी दी है, आपको समय सबसे पहले दिया गया है टी बराबर 10 मिनट, टी का मान 10 मिनट है, और क्या दिया है 0.5 मोल लीटर इनवर्स से घटकर 0.4 मोल लीटर इनवर्स रह जाती, क्या सांद्रता, क्या रह जाती सांद्रता। तो मान लो पहले की सांद्रता A1 रही हो, कितनी है पहले 0.5 मोल लीटर इनवर्स, इसके बाद घट के क्या रह जाती है 0.4, तो A2 की जो वैल्यू है वो कितनी रह जाती है 0.4 मोल लीटर इनवर्स, ठीक है। पहले 0.5 थी फिर 0.4 रह गई। अब कह रहा है इस समय अंतराल के लिए अभिक्रिया का वेग निकालो, तो हमें निकालना क्या है वेग, तो वेग का सूत्र ये आपके सामने रखा है, यही वाले से निकाल लो, है ना। तो डेल्टा टी तो हमारे पास समय एक ही दिए तो यही डेल्टा टी होगा, ये A1 है ये A2 है, और हमें वेग निकालना इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। तो चलो निकालते हैं, सिंपल सा सवाल है, इसका वेग देखो यही फॉर्मूला है, दोबारा नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो वेग बराबर -1/2, डेल्टा ए की जगह क्या हो जाएगा, जब दो अलग अलग दी है A1 और A2, तो डेल्टा ए परिवर्तन को दर्शाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा A2 - A1 है ना, बटे डेल्टा टी। अगर यहाँ पे डेल्टा टी में भी अलग अलग समय दिया होता तो इसको T2 - T1 कर देते, ठीक। डेल्टा ए की जगह A2 - A1, A2 ये है A1 ये है, रख दो वैल्यू, -1/2, यहाँ पे 0.5, वो A2 कितना है 0.4 है और ये 0.5 है, तो 0.4 - 0.5 बटा डेल्टा टी, डेल्टा टी कितना दिया है 10 मिनट है ना, तो 10 है, तो हल कर लो इसे आगे, ये गुणे में था, -1/2 गुणे 0.4 से 0.5 घटाओगे माइनस का 0.1 आ जाएगा बटे 10। अब इसे हल करना है, देखो ये माइनस और ये माइनस तो प्लस हो जाएगा है ना, ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस, तो कितना ऊपर आया 0.1/20, 2×20 है ना, 0.1/20। अब इसे हल करना है तो ऊपर क्या बना सकते हो इसको, 1 × 10⁻⁻1/20 है ना, 1 × 10⁻⁻1/20। अब इसे हल करोगे तो आपके पास 0.05 × 10⁻⁻1 आएगा, और बाद में हल करोगे तो 5 × 10⁻³ और निकाल के आ रहा है वेग। मात्रक कैसे निकलेगा, मात्रक यहां से निकाल सकते हो,
डेल्टा ए क्या है? सांद्रता। सांद्रता का मात्रक मोल प्रति लीटर या मोल लीटर इनवर्स, तो मोल लीटर इनवर्स। और बटे में क्या है? समय। समय का मात्रक सेकंड, तो सेकंड ऊपर जाएगा तो सेकंड इनवर्स, तो इसका मात्रक क्या गया? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये हमारे पास वेग निकल आया है 5 × 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना ही आ रहा है ना? हाँ, इतना ही आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और इसके पहले जो एक क्वेश्चन कराया था कितना था, उसमें 5/9 था ना, उसमें आंसर ये आएगा 0.9 पना 45, 9 पना 45, ये आंसर आएगा। जल्दी जल्दी 0.45 बता गए थे, 0.55 आएगा। ठीक है, तो इसका वो इसके पहले वाले का ये। ठीक, तो इस टाइप से वेग इसमें निकाला गया है। अच्छा क्वेश्चन था, इस टाइप के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं। तो अभिकारक था जिससे उत्पाद बन रहा था, वेग हमने ये निकाला, समय ये है, दो अलग अलग सांद्रताएं थी तो उसके लिए A2 - A1 हो गया डेल्टा की जगह। अगर समय भी अलग अलग होता तो T2 - T1 कर देते। आसानी से हमने हमारा वेग निकाल लिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो चुका है। अब जल्दी से इसे भी नोट कर लो, और जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस सेट पे पूछे गए उनको भी देखते हैं। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट करो। आप देखो जो अगला क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल से हल करते हैं इसे भी। कह रहा है 298 केल्विन पर Ca2+ मतलब कैल्शियम आयन दिया और Cl- आयन दिया है कि जल में सीमांत मोलर चालकता है लैम्डा इनफाइनाइट। इसे क्या बोलते हैं? लैम्डा के ऊपर ये बना है अनंत, है ना? कोलराउस का नियम पढ़ा है ना, उसमें पढ़ा था ना लैम्डा इनफाइनाइट, तो वही चीज है। तो लैम्डा इनफाइनाइट क्रमशः 119.0 S का मतलब साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये मात्रक होता है मोलर चालकता का, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, तथा 76.3 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स आपको दिया गया है। किसकी किसकी है ये? Ca2+ और Cl- की। अब इसके बाद कह रहा है CaCl2 के लैम्डा इनफाइनाइट के मान की गणना कीजिए। ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखो ये आप तभी कर सकते हो जब आपने कोलराउस का नियम अच्छे से पढ़ा। कोलराउस के नियम पे क्या था? मान लो अगर आपके पास लैम्डा इनफाइनाइट HCl का है, ठीक है, HCl है मान लो, तो वो किसके बराबर होगा? लैम्डा इनफाइनाइट H प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Cl- इसके बराबर होगा। मतलब HCl जिन जिन आयनों में टूटता है, जैसे H+ और Cl- में टूटता है ना, तो लैम्डा इनफाइनाइट H+ प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Cl- इसके बराबर होगा। तो वैसे ही CaCl2 की बात है इस बार, तो इसके जो आयन होंगे उनके योग के बराबर होगा, ये कोलराउस ने बताया था। तो वही चीज है भैया, इसमें यही करना है काम और कुछ नहीं इस क्वेश्चन पे। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन पे एक चीज आपको दिमाग लगाना है, क्या चीज जानते हो? भी दिखाते हैं, हल करते हैं इसे। हमारे पास है क्या? Ca2+ आयन के लिए लैम्डा इनफाइनाइट, Ca2+ हमें दिया गया कितना? ये लैम्डा इनफाइनाइट है ना, दोनों का अलग अलग है, Ca2+ का पहले वाला, Cl- का बाद वाला। तो Ca2+ का कितना है? 119.0 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। फिर इसके बाद दूसरा किसका दिया है? उसका, ये वाले का, Cl- का। तो लैम्डा इनफाइनाइट, ठीक, लैम्डा इनफाइनाइट Cl- ये कितना दिया? 76.3 साइमन, 76.3 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर भैया मोल इनवर्स, ये हमें दिया। इसके बाद कह रहा है CaCl2 के लिए लैम्डा इनफाइनाइट निकालो, मतलब हमें लैम्डा इनफाइनाइट CaCl2 वाला निकालना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ज्यादातर लोग क्या गड़बड़ करेंगे? CaCl2 निकालना तो Ca और Cl वाले को डायरेक्ट जोड़ देंगे। ऐसी गलती मत करना भैया। CaCl2 कौन कौन से आयनों में टूटता पहले ये तो जान लो। CaCl2 जो है Ca2+ में टूटता है, और 2 क्लोरीन है ना, तो 2Cl- में टूटता है। तो इसमें ये चीज आपको ध्यान देना है कि CaCl2 Ca2+ और 2Cl- में टूटता है, ना कि एक Cl- में, क्योंकि यहाँ 2 क्लोरीन है तो 2 Cl- में टूटेगा ना। तो इसलिए आपको यहाँ पे क्या देखना पड़ेगा? यहाँ पे 2 क्लोरीन थे तो Ca2+ और 2Cl- में टूटेगा, और हमें यहाँ पे Ca2+ का पता है और एक Cl- के पता है, ना कि 2 का। तो इसलिए यहाँ पे 2 का गुणा करना पड़ेगा, ये चीज आपको समझना है। ठीक है, देखो कैसे यहाँ पे आपको करना क्या पड़ेगा। जैसे आपको अगर इसका निकालना है लैम्डा m इनफाइनाइट CaCl2 का, तो ये किस किस आयरन में टूटता है? ये Ca2+ में टूटता है, तो लैम्डा इनफाइनाइट Ca2+ और Cl कैट है 2, तो 2 का गुणा करना है। ठीक है, ये चीज यहाँ पे समझना था। यहाँ बीच में प्लस लगाएंगे, प्लस का 2 लैम्डा इनफाइनाइट Cl-। ठीक है, ये ठीक है। क्या चीज कहा कि अगर CaCl2 है तो Ca2+ और 2Cl- में टूटता है, इसलिए यहाँ पे 2 का गुणा करना है, 2 गुणे लैम्डा इनफाइनाइट Cl- करना है, ये वाला। ठीक है, इसके 2 है ना, तो 2 का गुणा करना पड़ेगा, ये चीज आप दोनों के आराम से रख लो और आपका वैल्यू निकल आएगी। तो लैम्डा इनफाइनाइट Ca2+ कितना है? ये 119.05
और प्लस का 2 गुणे लैम्डा इनफाइनाइट सीएल माइनस कितना है, ये 76.3, तो आप 76.3 इसका वाला रख लो। आप हल करना है, ज्यादातर लोग गड़बड़ क्या करते हैं, डायरेक्ट इसको और इसको जोड़ देते हैं, ठीक है, तो इसलिए ये गड़बड़ नहीं करनी, पहले आयन चेक कर लिया कितने निकल रहे हैं, ठीक है। जैसे Ca2 प्लस था तो Ca2 प्लस की मोलर चालकता प्लस 2 Cl माइनस था तो 2 गुणे क्लोरीन की मोलर चालकता, ठीक है। आप इसे हल करो तो 119.05 प्लस 2 तिया 6, 2 छक्के 12, 2 1, 2 7 14 15, 152.6। अब इसे जोड़ लेते हैं भैया, 6 5 11, 3 2 तिया 6, 2 छक्के 12, 2 1, 2 7 14 15, हाँ सही है। अब 119.05 पे 152.6 को जोड़ दें, ठीक है, तो 5 6 9 2 11 1 1 5 6 1 7 271.65 271.65 आ जाएगी इसकी मोलर चालकता। मात्रक वही होगा सेम, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है, देखे यही आ रही है ना, हाँ, तो यही आएगी 271.65। मात्रक आपका वही रहेगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, आंसर आपके पास आ चुका है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान देके रखना कि जो आयन टूट रहा हो उसी हिसाब से खोल रहा हो, उसका नेम लगा के आसानी से मोलर चालकता निकाल लिया, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन मैं हो चुका है। इसका इसी सेट का एक और क्वेश्चन है, वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसको भी देखते हैं। देखो, इसे नोट कर लो आप लोग। आप देखो, अगला क्वेश्चन भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छे से इसे भी हल करते हैं। क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि 0.10 मोल लीटर इनवर्स सांद्रता के 1 विलियन से बने कालम का प्रतिरोध 6.5 गुणे 10 की पावर 3 ओम है। इसका व्यास आपको दिया गया 1 सेंटीमीटर, लंबाई 50 सेंटीमीटर है। इसकी प्रतिरोधकता निकालो, चालकता निकालो एवं मोलर चालकता का परिकलन कीजिए, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल तरीके से हम लोग इसे भी हल कर लेंगे, ठीक है। इतनी सांद्रता है, इतना प्रतिरोध है, इतना व्यास है, इतनी लंबाई, प्रतिरोधकता, चालकता, मोलर चालकता, इतनी चीज निकालनी, ठीक है। क्वेश्चन सिंपल सा है, बस अगर फॉर्मूला पता तो तुरंत निकाल लोगे, ठीक। तो चलो हल करते हैं। आपको 0.10 मोल लीटर इनवर्स सांद्रता दिया, सांद्रता को किससे लिखते हैं, सांद्रता को C से, कितना है 0.10 मोल लीटर इनवर्स, सांद्रता मोलरता के बराबर ही होती है, ठीक है, सांद्रता मोलरता बात लिखिए, ठीक। से बने कालम का प्रतिरोध, प्रतिरोध को किससे लिखते हैं R, कितना दिया है 6.5 गुणे 10 की पावर 3 ओम को ऐसे बना देते हैं ना, ये क्या है ओम। अब कह रहा है इसका व्यास, व्यास क्या है, व्यास आपको दिया है भैया, व्यास कितना दिया है 1 सेंटीमीटर। अब आपको पता है व्यास दिया तो त्रिज्या निकाल सकते हो, त्रिज्या क्या होती है व्यास का आधा, है ना, त्रिज्या बराबर व्यास का आधा होती ना, तो 1/2 सेंटीमीटर, मतलब हल करोगे तो 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद लंबाई दी है, लंबाई को L से लिखते हैं, तो L कितनी दी है, L दी है 50 सेंटीमीटर, L 50 सेंटीमीटर दिया है। अब कह रहा प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता बोला जाता है या इसे विशिष्ट प्रतिरोध भी बोला जाता है, ठीक है। प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध, इसे रो से लिखते हैं, ये क्या है रो, रो का मान निकालना है प्रतिरोधकता का, और क्या निकालना है चालकता, चालकता का, चालकता को प्रदर्शित करते हैं K से, K को कप्पा भी बोल सकते हो, इसे कप्पा पढ़ा जाता है, K पढ़ो या कप्पा, ठीक है। और क्या निकालना मोलर चालकता, मोलर चालकता, मोलर चालकता, मोलर चालकता को लैम्डा m से लिखा जाता है, ठीक है। तो मोलर चालकता लैम्डा m निकालना है। तो 3 चीजें हमें निकालनी इस क्वेश्चन पे, कौन कौन सी, हमें प्रतिरोधकता रो निकालनी, चालकता K निकालनी है, मोलर चालकता लैम्डा m निकालनी है, इतनी चीजें हमें दी थी, ठीक है। तो चलो मस्त तरीके से निकालते हैं। हमें त्रिज्या यहाँ से पता ही चल गई, त्रिज्या को किससे लिख देते हैं R से, ठीक है, R से व्यास दिया था, त्रिज्या हमने निकाल लिया, ठीक है। आप देखो आगे की ओर एक एक फॉर्मूला लगाते हैं, आसानी से हल कर लेते हैं, ठीक। तो चलो देखो, क्वेश्चन में सबसे पहले कह रहा प्रतिरोधकता निकालो, रो का मान, तो रो का मान जानते हो, रो बराबर सूत्र जानते हो, रो बराबर सूत्र, रो बराबर सूत्र होता है RA/L, ये वाला सूत्र पढ़ा है ना, रो बराबर RA/L वाला, है ना, यही फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, आसानी से आपका निकल जाएगा। रो क्या है प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध, R क्या प्रतिरोध, L क्या लंबाई, A क्या क्षेत्रफल, तो यहाँ से निकाल सकते हो। तो रो बराबर R, A क्या है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है πr² बटा L, है ना, A बराबर πr² लगा दिया, क्योंकि हमें R का मान पता है ना कि A का, ठीक है। तो अब हल करते हैं। तो रो बराबर R का मान कितना है 6.5 गुणे 10 की 3, पाई का मान सबको पता है 3.14 होता है, R का मान कितना है, R का
आर ये छोटा वाला आर त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर, तो 0.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर भी करना पड़ेगा, तो 0.5 दो बार लिख लो स्क्वायर का मतलब है ना। एल कितना दिया है, एल है 50 सेंटीमीटर, तो एल की जगह 50 रख दो। अब इसे हल कर लो आराम से। ठीक है, तो अब आपको इसे हल कर लेना। सिंपल क्या करना है, सबसे पहले ऊपर वालों को गुणा करना है, नीचे वाले भाग लगा देना। आंसर हम आपको डायरेक्ट बता दे रहे हैं, कैलकुलेशन पूरा करेंगे फिर वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। ठीक, तो इसका हम डायरेक्ट आपको आंसर बता रहे हैं कितना आएगा। इसका आएगा 102.05, 102.005। और इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है ओम सेंटीमीटर। ठीक है, इसका मात्रक क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का ओम सेंटीमीटर। तो रो की वैल्यू यहां से हल करने के बाद कितनी आ जाएगी, 102.05 ओम सेंटीमीटर। तो ये आपका हो चुका। दूसरे नंबर पे क्या निकालना है, कप्पा चालकता का मान। तो कप्पा बराबर सूत्र सिंपल सा 1/रो, बस यही फॉर्मूला है 1/रो। रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है, तो इसे हल कर लेना 1/102.05। ठीक है, जब आप इसे हल करोगे तो कप्पा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से आपकी कप्पा या के की वैल्यू आ जाएगी 0.0097, 0.0097। और ये ओम सेंटीमीटर था, तो इसका मात्रक ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, इसका एक मात्रक ये होता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, या इसका एक मात्रक होता है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, दोनों मात्रक इसके याद रखो। चालकता के दो मात्रक है, पहला ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स या साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो इस फॉर्मूले से आपने क्या निकाल ली, चालकता। अब बची क्या है, केवल मोलर चालकता। तो अब हम लोग निकालते हैं मोलर चालकता। मोलर चालकता को लैम्डा एम से लिखते हैं। लैम्डा एम बराबर सूत्र होता है कप्पा इंटू 1000 बटे में सी। कप्पा क्या है, चालकता है, सी क्या है, सांद्रता। सांद्रता हमें दी है। ठीक है, अब इस सूत्र से लैम्डा एम निकाल लो। कप्पा कितनी निकल गई, 0.0097 गुणे 1000 बटे में सी का मान कितना है, सी का मान ये दिया 0.10, रख दो, आंसर निकाल लो आराम से। ठीक, 0.10। ठीक है, आप इससे देखो हल करोगे तो आपके पास 97.99, यहां से आएगा 97.99 मात्रक होता है। अभी पता चला था मोलर चालकता का मात्रक साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है ना। ये तो मात्रक था लैम्डा एम का, मोलर चालकता का साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इसके पहले वाले क्वेश्चन पे था मोलर चालकता का मात्रक साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो यही वैल्यू आ गई 97.99, यही आपका क्या है, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मस्त तरीके से आपने ये वाला सवाल भी हल कर लिया। अच्छा क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड था। अगर फॉर्मूला याद है तो आसानी से कर सकते हो। सिंपल चालकता निकालनी थी, पहले हमने प्रतिरोधकता निकाली, फिर चालकता, फिर मोलर चालकता, आसानी से हो गया। तो ये आपका आज का ये पहला वीडियो था अनसॉल्व्ड का, जिसमें हमने 2025 का सेट 1 पूरा सॉल्व किया, जिसमें सभी न्यूमेरिकल केवल सॉल्व किए। ठीक है, तो जितने पहले न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व कर लेंगे, फिर इसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको भी आपको सॉल्व करा देंगे। ठीक है, इससे पहले हमने आपको क्लास 12 केमिस्ट्री की सारी चीजें पढ़ा रखी है, एक एक टॉपिक अच्छे से पढ़ा रखा है। क्लास 12 फिजिक्स की भी एक एक चीज पढ़ा रखी है, डिस्क्रिप्शन पे चेक करोगे प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पे केमिस्ट्री की सारी चीजें पढ़ा रखी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अलग प्लेलिस्ट बनी है, क्लास 12 केमिस्ट्री की भी, फिजिक्स की भी, मस्त तरीके से चैनल से तैयारी कर सकते हो। अगर किसी टॉपिक पे दिक्कत हो कि जो चीज ना समझ में आ रहा हो, कमेंट जरूर करना, हम आपको इस टॉपिक पे भी वीडियो बना देंगे। और इसी टाइप से आप डेली आपको अनसॉल्व्ड के जो इंपॉर्टेंट पहले न्यूमेरिकल लगवा देंगे, फिर आपको रिएक्शंस भी करवा देंगे। ठीक है, तो मस्त तरीके से तैयारी चलेगी। और अगर जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट भी कर दिया करो, जिससे हमें भी पता चलेगा कि आपका क्या चीज कमजोर है, जिस पे हम वीडियो बना दे और आपकी तैयारी हो जाए। ठीक है, तो कमेंट जरूर करना और इस वीडियो को शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ। तो इसे नोट कर लो और कमेंट भी जरूर करना सबको कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताना, नोट कर लो इसे।